सभी बच्चों का हमारे YouTube चैनल रामजू यादव पर स्वागत है। आइए बच्चों, आज हम कक्षा 12 हिंदी गद्य में राष्ट्र का स्वरूप नामक लेसन की व्याख्या आपको समझा रहे हैं। तो देखिएगा बच्चों, भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। देखिएगा, इसकी व्याख्या करते हैं अपन लोग। लेखक कह रहा है भूमि पर बसने वाला जन, यानी इस पृथ्वी पर बसने वाले व्यक्ति। और सबसे पहले तो भूमि चाहिए हमें। सबसे पहले क्या चाहिए बच्चों? भूमि। फिर भूमि पर बसने वाले व्यक्ति चाहिए, फिर उनकी संस्कृति। इन तीनों से मिलाकर हमारा क्या बनता है बच्चों? राष्ट्र बनता है। नेक्स्ट देखिएगा, लेखक कह रहा है भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। अर्थात जो हमारी इस पृथ्वी है, ये किसी मनुष्य ने नहीं बनाई। ये किसने बनाई है? लेखक के अनुसार देवताओं ने बनाई है। और ये आज से नहीं है, ये बहुत पहले से है, अनंत काल से है। उसके भौतिक स्वरूप और सौंदर्य के प्रति सचेत रहना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। लेखक कह रहा है कि इस भूमि के प्रति, उसके सौंदर्य के प्रति, उसके भौतिक स्वरूप के प्रति हमारा सचेत रहना आवश्यक कर्तव्य है। यानी हमारी यह कर्तव्य है कि हम अपनी पृथ्वी के भौतिक स्वरूप के प्रति सचेत रहें। कहाँ पहाड़ हैं, कहाँ नदियाँ हैं, कैसी क्या सुंदरता है। आगे लेखक कहता है भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक रहेंगे, उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। भूमि के पार्थिव स्वरूप का मतलब होता है बच्चों भौतिक स्वरूप। तो भूमि के भौतिक स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक रहेंगे, जितना अधिक हमें ज्ञान होगा, हमारे राष्ट्र भी उतना बलवान होगा। और आगे कह रहे हैं यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। अर्थात हमारी जो पृथ्वी है, राष्ट्र की जितनी भी विचारधाराएं होती हैं, राष्ट्र की जितनी भी बातें होती हैं, उन सभी की माँ होती है उसकी पृथ्वी। अर्थात उसकी पृथ्वी से जुड़कर सभी विचारधाराएं उत्पन्न होती हैं। और आगे, जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। अर्थात जो भी राष्ट्र अपनी पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ा वो निर्मूल का अर्थ होता है बच्चों जिसका कोई मूल्य ना हो। जो भी राष्ट्रीय धारा अपनी पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी होती है वह निर्मूल होती है, अर्थात उसका कोई मूल्य नहीं होता है। फिर आगे कहते हैं राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी, उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। अर्थात राष्ट्रीयता की जड़ें मतलब हम जितना अधिक राष्ट्रीयता के प्रति जागरूक होंगे, जितनी अच्छी हमारी राष्ट्रीयता होगी, उतना ही राष्ट्रीय भाव, उतने ही हमारे अंदर राष्ट्र के प्रति भाव उत्पन्न होंगे। आगे लेखक कहता है इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अधोपांत जानकारी प्राप्त करना, अर्थात पृथ्वी के भौतिक स्वरूप, जो भी पृथ्वी का भौतिक स्वरूप है उसकी जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उसकी उपयोगिता, उसकी महिमा को पहचानना हमारा धर्म है। अर्थात पृथ्वी की सुंदरता, उपयोगिता, इन सब चीज़ों के बारे में हमें जानकारी आवश्यक होना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य भी है और ये हमारा धर्म भी है। नेक्स्ट पैराग्राफ में लेखक कहता है इस कर्तव्य की पूर्ति सैकड़ों हजारों प्रकार से होनी चाहिए। अर्थात जो हमारा एक कर्तव्य है, इसकी केवल एक ही प्रकार से नहीं, इसके तरीका कई होने चाहिए। और आगे कहते हैं पृथ्वी से जिस वस्तु का संबंध है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी। लेखक कहता है पृथ्वी का जिस वस्तु से भी संबंध है, चाहे वह छोटी से छोटी वस्तु हो या बड़ी से बड़ी वस्तु हो, उसका कुशल प्रश्न पूछने के लिए हमें कमर कसनी चाहिए। अर्थात पृथ्वी से जुड़ी जितनी भी बातें हैं उन सब के बारे में हमें प्रश्न पूछने में कमर कसनी चाहिए। मतलब ये पहाड़ कैसे बने, ये आसमान कैसे आया, ये धरती कैसे बनी, आसमान में क्यों बादल बनते हैं, कैसे बरसते हैं, सब प्रश्नों, इस सब कुछ हमारी जिज्ञासा के अंदर होना चाहिए। और आगे कहते हैं पृथ्वी का संगोपांग अध्ययन जागरणशील राष्ट्र के लिए बहुत ही आनंदप्रद कर्तव्य माना जाता है। अर्थात पृथ्वी के प्रति हम जितने जागरूक होंगे, जितनी उसकी जानकारी होगी, वही हमारा लाभ होगा। गांव और नगरों में सैकड़ों केंद्रों से इस प्रकार के अध्ययन का सूत्रपात होना आवश्यक है। केवल और केवल एक जगह नहीं, बल्कि प्रत्येक गांव में, प्रत्येक नगरों में, प्रत्येक केंद्रों में, हर जगह पृथ्वी की जानकारी हमें होना चाहिए और हर जगह इसके केंद्र खोले जाने चाहिए। पृथ्वी के प्रति जागरूक होना चाहिए सभी को। उदाहरण के लिए पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने वाले मेघ जो प्रतिवर्ष समय पर आकर अपने अमृत जल से इसे सींचते हैं। अर्थात पृथ्वी पर जो हर बार मेघ आसमान से बरसते हैं और हमारी पृथ्वी को गीला करते हैं, किसान अपना अन्न उगाते हैं, तो ये सब हमारी जानकारी के अंतर्गत होना चाहिए। कैसे मेघ बनते हैं, कैसे बादल पर बरसते हैं, हमारे अध्ययन की परिधि के अंतर्गत होना चाहिए।
उन मेघ जलों में परिवर्तित प्रत्येक तृणलता और वनस्पति का सूक्ष्म परिचय प्राप्त करना ही हमारा कर्तव्य है। उनसे कितने पेड़ पौधे सींचे जाते हैं, कितने सुंदर सुंदर वृक्ष होते हैं, कितनी सुंदर गेहूं होती है, कई प्रकार के अनाज होते हैं, तो वो सब हमारी जानकारी के अंतर्गत होना चाहिए। आगे लेखक कहते हैं, जब इस प्रकार चारों ओर से हमारे ज्ञान के कपाट खुलेंगे, तब सैकड़ों वर्षों से शून्य और अंधकार से भरे हुए जीवन के क्षेत्रों में नया उजाला दिखाई देगा। लेखक कहता है, इस प्रकार जब हम चारों ओर से हमारे ज्ञान की कपाट खुल जाएंगे, कपाट का मतलब होता है किवाड़, जब चारों ओर से हमारे ज्ञान के किवाड़ खुल जाएंगे, तब सैकड़ों वर्षों से शून्य, यानी सैकड़ों वर्षों से जो जीरो है चीज, वे अंधकार भरा हुआ है, वह सब हट जाएगा और हमें चारों ओर एक उजाला दिखाई देगा। चारों चीज, हर जगह हमें ज्ञान की ही बातें दिखाई देगी, हम उनसे परिचित होंगे। आगे लेखक कहते हैं, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, पर जो इस पृथ्वी के अंदर ना जाने कितनी औषधियां हैं, जीवनदायिनी औषधियां हैं। लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे और हनुमान जी औषधि लाकर उन्हें जीवित कर पाए थे, तो कितनी जड़ी बूटियां हैं। और वह इसीलिए तो हमारी पृथ्वी के अंदर बहुत सारी औषधियां हैं, इसीलिए हम पृथ्वी को क्या कहते हैं, वसुंधरा कहते हैं। उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा कि इस पृथ्वी में ना जाने कितनी औषधियां हैं। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिलता है। हजारों करोड़ों वर्षों से पहले इस पृथ्वी में ना जाने कितनी धातुएं दब गईं, और वो धातु आज भी हमारी पृथ्वी के अंदर है। कहीं डीजल है, तो कहीं पेट्रोल है, तो कहीं लोहा है, तो कहीं सोना चांदी भी है, तो कहीं हीरे मोती भी है। तो सब प्रकार से हमें इसकी जानकारी होना चाहिए। आगे लेखक कहता है, दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। यानी जो नदियां बहती हैं वो अपने साथ मिट्टी बहा ले जाती हैं और ऐसी उपजाऊ मिट्टी कर देती हैं हमारी पृथ्वी की। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल आवश्यक है, यानी हमारी जो नई पीढ़ी आने वाली है उस सब के लिए इसका ज्ञान आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से समारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। जब शिल्पकार उन पत्थरों को अपनी छेनी हथौड़े से टिक टिक करके कितना सुंदर रूप दे देते हैं, कभी देवता बना देते हैं तो कभी बहुत सुंदर चित्र बना देते हैं, जो कि आंखों में ही दिखाई देता है, कितना प्यारा लगता है उस समय। और आगे कहते हैं, नाना भांति के अनगण नग विंध्य की नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप से चिलते रहते हैं, उनको चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं। अर्थात जो जिन पर अर्थात बच्चों, जब धूप से घनी धूप में कारीगर उन पत्थरों को काट काट कर कितनी सुंदरता की मूर्तियां बना लेते हैं, तब उनके प्रत्येक घाट में एक नई शोभा होती है और नदी के किनारे एक नया घाट होता है और सुंदरता फूट पड़ती है। ऐसी नहीं सभी घाटों की, वाराणसी जाओ आप, कहीं भी जाओ, कितने सुंदर घाट दिखाई देते हैं। ये शिल्पकारों की मेहनत होती है, वे अनमोल हो जाते हैं। देश के नर नारी के रूप मंडन और सौंदर्य के इस प्रसाधन में इन छोटे पत्थरों को भी सदा से कितना भाग रहा है। अर्थात हम सोचते हैं, हम रास्ते में जाते हैं, कोई पत्थर डला हो, हम सोचते हैं कि ये तो पत्थर है, इसका क्या मूल्य है, पर उस पत्थर को जब शिल्पकार के हाथ लगता है तो उसे कितना सुंदर रूप दे देता है और कितनी सुंदर घाटी बना देता है। तब हमें उसका ज्ञान होना आवश्यक है कि कौन सा पत्थर कैसा है, यानी हर एक प्रकार का से हमें ज्ञान होना आवश्यक है। पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो कुछ सामग्री धरती है, धरती से लेकर आसमान तक जितनी भी वस्तुएं हैं, सभी का बच्चों कहीं ना कहीं प्रयोग है। पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जलचर, अर्थात पृथ्वी के चारों ओर काय से गिरी है, सागर से गिरी है, पृथ्वी चारों ओर महासागर से गिरी है, और उसमें जलचर जो जीव जल में रहने वाले हैं वो रत्नों की राशियां हैं। कुछ समुद्र में भी कितने रत्न हैं, उन सब की जानकारी हमें होना चाहिए। उन सब के प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के राष्ट्र में जो भी व्यक्ति, उन सबके हृदय में बातें जानना चाहिए। राष्ट्र के नवों के हृदय में उन सबके प्रति जिज्ञासा, नई किरणें जब तक नहीं फूटती तब तक हम सोए हुए के समान हैं। लेखक कहते हैं कि जब तक राष्ट्र के जो नए युवक हैं उनके प्रति उनके मन में जिज्ञासा नहीं उठती, तब तक वो एक सोए हुए के समान है। अर्थात जो भी नवयुवक हैं उनके अंदर एक जिज्ञासा होनी चाहिए कि हमें इसकी जानकारी चाहिए, हमें इसकी जानकारी चाहिए, हमें इसकी जानकारी चाहिए, कैसे हुआ, तब जाके हमारे राष्ट्र का उन्नति होती है। आगे कहते हैं, विज्ञान और उद्यम दोनों मिलकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाट करना है। अर्थात केवल मेहनत ही नहीं, साथ में विज्ञान का भी सहारा चाहिए ताकि नई नई तकनीकियाँ आए। पहले हम लाखों
एक एक दिन पूरा 2-2 दिन में एक खेत जोत पाते थे, अब 8 घंटे में ट्रैक्टर से जोत देते हैं। तो विज्ञान और मेहनत, उद्योग धंधे, ये दोनों मिलकर जब राष्ट्र एक साथ हो जाएंगे तब राष्ट्र का नया ठाठ खड़ा होगा, मतलब हमारा राष्ट्र उन्नति करेगा। यह कार्य प्रसन्नता, उत्साह और अथक परिश्रम के द्वारा नित्य आगे बढ़ाना चाहिए। केवल यह कार्य, इस कार्य के लिए हमें मेहनत करनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए एक अंदर कि हमें इसकी जानकारी चाहिए, हम ये करके दिखाएंगे, तब जाके ये काम पूरा होगा। हमारा ध्येय हो कि राष्ट्र में जितने हाथ हैं उनमें से कोई भी इस कार्य में भाग लिए बिना रीता ना रहे। लेखक कहता है कि हमारा एक बात ध्यान में रखना, इस बात को, कि जितने भी इस देश में व्यक्ति हैं वो सभी इस कार्य में भाग लें। क्योंकि बच्चों, जब एक चेन होती है ना, तो सारी जो चेन की कड़ियाँ होती हैं वो लोहे की होती हैं। अगर इनमें एक कड़ी भी प्लास्टिक की होगी तो वो है चेन की मजबूत ताकत होगी, क्योंकि वह टूट जाएगी तो पूरी चेन ही हमारी टूट जाएगी। अर्थात वो कमजोर कड़ी भी पीछे ना रहे, अर्थात सभी व्यक्ति उसमें भाग लें, तभी मातृभूमि की पुष्कल समृद्धि और समग्र रूपांतरण प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात हम समृद्धि कर सकते हैं। तो बच्चों, ये पढ़ा हमने पृथ्वी के बारे में। दूसरा पढ़ते हम जन के बारे में। मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग होते हैं। राष्ट्र कैसे बनता है? पहले पृथ्वी, फिर उस पर बसने वाले व्यक्ति, और फिर तीसरी उनकी संस्कृति। तो राष्ट्र की जो दूसरी कड़ी है वो क्या कहलाती है बेटा? मनुष्य कहलाते हैं। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। अर्थात धरती तो हो पर उस पर व्यक्ति ना हो, जैसे चंद्रमा है उस पर व्यक्ति नहीं है, तो उस पर राष्ट्र नहीं बन सकता। अर्थात पृथ्वी चाहिए तो उस पर क्या चाहिए? फिर मनुष्य भी चाहिए। आगे कहते हैं पृथ्वी और जन दोनों मिलकर ही राष्ट्र का स्वरूप प्रतिपादित करते हैं। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्रदान करती है। पृथ्वी को माँ कौन कहता है? व्यक्ति ही तो कहते हैं। अगर व्यक्ति नहीं होगा तो पृथ्वी माँ कहाँ से हो जाएगी? तो आगे लेखक कहता है पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। इस प्रकार धरती हमारी माता है और हम उसके पुत्र हैं। ये दोहा भी है, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः, अर्थात भूमि माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। अर्थात जब हमारे हृदय में ये बात बैठ जाएगी कि पृथ्वी हमारी माता है और हम उसके पुत्र हैं, तब ही राष्ट्र, जन के हृदय में सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी का मतलब होता है बच्चों चाबी। राष्ट्रीयता की चाबी क्या है? जब हमारे हृदय में बात बैठ जाए कि पृथ्वी हमारी माता है और हम उसके पुत्र हैं। इसी भावना से राष्ट्र के निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं, अर्थात राष्ट्र के निर्माण के बीज उत्पन्न होते हैं जब हमारे अंदर ये भावना प्रकट हो जाती है। यह भाव जब सशक्त रूप से जागता है तब राष्ट्र के स्वर मंडलायुक्त में भरने लगते हैं। जब अर्थात पूर्णता से यह भाव हमारे अंदर प्रकट हो जाता है कि पृथ्वी हमारी माता है, हम उसके पुत्र हैं, तब सारे राष्ट्र में, वायुमंडल में भाव भरने लगते हैं और इस भाव के द्वारा ही मनुष्य पृथ्वी के साथ सच्चे संबंध को प्राप्त करता है। तभी हम पृथ्वी के साथ अच्छे संबंध प्राप्त कर सकते हैं और राष्ट्र की उन्नति कर सकते हैं। आगे लेखक कहते हैं जहाँ यह भाव नहीं है वहाँ जन और भूमि का संबंध अचेतन, अर्थात जिसमें चेतना ना हो, जड़ बना रहता है। कहने का तात्पर्य है जिस पृथ्वी के अंदर भी यह भाव नहीं है कि पृथ्वी, जिस व्यक्ति के अंदर भी कि पृथ्वी हमारी माता है, हम उसके पुत्र हैं, मतलब उसकी कोई ऐसा लगता है कि वो निर्जीव के समान है। के समान है, निर्जीव के समान। जिस समय भी जन का हृदय भूमि के साथ माता और पुत्र के संबंध को पहचानता है उसी क्षण आनंद और श्रद्धा से भरा हुआ है। अर्थात जिस क्षण भी हमें ज्ञात हो जाए ना कि पृथ्वी हमारी माता है और हम उसके पुत्र हैं, वह क्षण आनंद भरा होता है, वह क्षण श्रद्धा से भरा होता है। उसका प्रमाण भाव मातृभूमि के लिए इस प्रकार प्रकट होता है, नमो मातृ पृथ्वे, नमो मातृ पृथ्वे, अर्थात माता पृथ्वी को प्रणाम है, माता पृथ्वी को प्रणाम है। आगे देखते हैं बच्चों, यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन होता है। अर्थात व्यक्तियों का और भूमि का यही प्रणाम भाव ही कि माँ पृथ्वी को प्रणाम है, अटूट दृढ़ मजबूत बंधन होता है। इसी दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जा सकता है और इसी भावना पर हम राष्ट्र के भवन का निर्माण करते हैं। इसी दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र का चिर जीवन आश्रित होता है, इसी चट्टान पर राष्ट्र का पूरा जीवन आश्रित रहता है। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। अर्थात जब तक हम ये भाव नहीं मानेंगे तब तक हमारे प्रति, राष्ट्र के प्रति, अर्थात राष्ट्र चट्टान पर राष्ट्र का चिरजीवन आश्रित रहता है। आगे चलते हैं, इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है।
अर्थात अगर हम ये भावना हमारे मन में आ गई तो तभी हमारे राष्ट्र का उदय होगा और हम उन्नति कर सकेंगे। जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है, जो भी व्यक्ति ये संबंध को स्वीकार करते हैं कि पृथ्वी हमारी माता है, हम उसके पुत्र हैं, उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। अर्थात जब तक हम अपने पृथ्वी को माँ नहीं मानेंगे तब तक पृथ्वी के द्वारा जो वरदान होते हैं वो हमें प्राप्त नहीं हो सकेंगे। माता के प्रति अनुराग, सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। अपनी माँ से कौन प्रेम नहीं करता, अपनी माँ की कौन सेवा नहीं करना चाहता, तो ये तो स्वाभाविक कर्तव्य है। आगे वह एक निष्काम धर्म है, अर्थात उसमें कोई ईर्ष्या द्वेष या कोई स्वार्थ नहीं छिपा होना चाहिए। वह निष्काम धर्म है, कोई स्वार्थ ना हो उसमें। स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के अधःपतन को सूचित करता है। अर्थात अगर बेटा स्वार्थ के प्रति अपनी माँ से प्रेम करेगा तो वो सच्चा प्रेम नहीं होगा, वो तो अधःपतन है, मतलब उसका पतन मतलब हास होना, घटना, वो तो बेकार बात हो गई। जो जन मातृभूमि के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहता है उसे अपने कर्तव्यों के पहले ध्यान देना चाहिए। जो भी व्यक्ति राष्ट्र से अपना कर्तव्य जोड़ना चाहता है उसे ध्यान देना चाहिए कि पृथ्वी हमारी माँ है, ये भाव प्रकट होना चाहिए, तब जाके आगे बढ़ेगा। माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है, माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है। हर माँ अपने पुत्रों को एक समान भाव से चाहती है। माँ की चाहत में कोई भेदभाव नहीं होता है। और आगे कहते हैं लेखक, इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन सब बराबर हैं। अर्थात पृथ्वी पर जितने भी व्यक्ति बसते हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, पृथ्वी के लिए सभी बराबर होते हैं। उसमें ऊंच नीच का भाव नहीं होता है। अर्थात पृथ्वी के प्रति ऊंच नीच नहीं है कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन बड़ा है या कौन छोटा है। जो मातृभूमि के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार का भागी है। अर्थात जितने भी पृथ्वी के साथ जुड़े हैं वह सबको समान अधिकार है। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। अर्थात पृथ्वी पर केवल एक ही जगह नहीं, कई जगह लोग निवास करते हैं। नगर और जनपद, पुर और गांव, जंगल और पर्वत नाना प्रकार के जनों से भरे हुए हैं। अर्थात कई नगरों में लोग रहते हैं, जनपदों में लोग रहते हैं, कई गांवों में लोग रहते हैं, है ना, कई जंगलों में, पर्वतों में, ना जाने कहाँ कहाँ लोग रहते हैं। ये जन अनेक प्रकार के भाषाएं बोलने वाले हैं, अनेक प्रकार के धर्मों को मानने वाले हैं। और इस पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य हैं ना, केवल एक सी भाषा नहीं बोलते। कोस कोस पर बदले बानी, चार कोस पर पानी, है ना, ऐसा कुछ है, एक दोहा है, कोस कोस पर बदले बानी, चार कोस पर पानी। अर्थात अलग अलग जगह अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, लोग अलग अलग धर्मों को मानने वाले होते हैं। ये मातृभूमि के पुत्र हैं, लेकिन ये सभी किसके पुत्र हैं? धरती माँ के पुत्र हैं। और इस कारण उनका सौहार्द और अखंड भाव है। सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से जन एक दूसरे से ऊंचे हो सकते हैं। कोई गरीब हो सकता है, कोई अमीर हो सकता है। सभ्यता में जरूर रहन सहन की दृष्टि से लोग एक दूसरे से पीछे हो सकते हैं, किंतु इस कारण मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है उसमें कोई भेदभाव नहीं होता है। सभ्यता से जरूर लोग एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, वो गरीब हो गया, ये अमीर हो गया, लेकिन मातृभूमि के लिए सभी लोग कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है। इस पृथ्वी के विशाल मैदान में सभी जातियों के लिए एक समान भाव है। और आगे कहते हैं कि समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है। पृथ्वी ये नहीं कहती कि आप धनवान हैं तो आपको अधिक अधिकार है, आप गरीब हैं तो आपको कम अधिकार है। पृथ्वी पर उन्नति करने का सबके लिए एक जैसा अधिकार है। किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। अर्थात राष्ट्र की उन्नति तभी कहलाएगी जब सब राष्ट्र के सभी व्यक्तियों की उन्नति होगी। अगर एक भी व्यक्ति की उन्नति नहीं हुई तो पूरा राष्ट्र गरीब की श्रेणी में आ जाता है। या तब राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी चाहिए। अर्थात राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति का बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। राष्ट्र के शरीर के एक भाग में यदि अंधकार और निर्बलता का निवास है तो समग्र राष्ट्र
स्वास्थ्य उतने अंश में असमर्थ रहेगा। अर्थात राष्ट्र में चारों ओर ज्ञान का प्रकाश होना चाहिए। अगर एक जगह भी ज्ञान का प्रकाश नहीं है, लोग अंधकार में डूबे, तो राष्ट्र उन्नत नहीं कहलाएगा। इस प्रकार समग्र राष्ट्र को जागरण और प्रगति की एक जैसी भावना संचालित होनी चाहिए। अर्थात राष्ट्र में एक जैसी भावना होनी चाहिए। जन का प्रवाह अनंत होता है, अर्थात लोग बहुत होते हैं, एक ही नहीं होते हैं। सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन के तादात्म्य प्राप्त किया है। लाखों वर्षों से पृथ्वी के साथ व्यक्ति की राष्ट्रीयता जुड़ी होती है। जब तक सूर्य की रश्मियाँ अर्थात किरणें नित्य प्रातःकाल भवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन अमर है। अर्थात जब तक पृथ्वी पर सूर्य की अमृत भरी किरणें बरसती रहेंगी, तब तक लोगों का जीवन साकार होगा, तब तक लोग रहेंगे। और आगे इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। इतिहास देखो, कितने व्यक्ति चले गए, कितने व्यक्ति नहीं आ रहे, लेकिन राष्ट्र ज्यों का त्यों है। लोग आते रहेंगे और राष्ट्र बढ़ता रहेगा। जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है। अर्थात लोग एक नदी की तरह होते हैं, जैसे कुछ पानी आया फिर दूसरा पानी आएगा, अर्थात नदी हमेशा बहती रहेगी। आज कोई है, कल कोई था, कल कोई होगा। श्रम के द्वारा, कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। तो मेहनत के द्वारा और तकनीकी के द्वारा हम अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। बच्चों, राष्ट्र का जो तीसरा अंग है संस्कृति, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति होता है। पहला भूमि हो गई, दूसरा उस पर बसने वाले व्यक्ति हो गए, और तीसरा हो गया उनकी संस्कृति। इन तीनों से मिला के होता है राष्ट्र का निर्माण। मनुष्य ने युगों युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है, वह उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। अर्थात लाखों युगों से मनुष्य ने, क्या बच्चों, लाखों युगों से मनुष्य ने जिस सभ्यता का भी निर्माण किया है, वह उनकी श्वास प्रश्वास अर्थात अंतः सांसें हैं। बिना संस्कृति के जन की कल्पना मात्र का बंध है। अर्थात राष्ट्र में पृथ्वी, अगर एक व्यक्ति का शरीर है तो उसके जो अंग हैं, नाक कान हाथ पैर, ये मनुष्य हो गए, और जो उसमें सांस है जिससे जीवित रहता है व्यक्ति, वो हो गई उसकी संस्कृति। अर्थात जो अंदर की सांस है वो क्या हुआ बच्चों, संस्कृति। बिना संस्कृति के जन की कल्पना मात्र का बंध है। अगर संस्कृति नहीं है, अगर किसी जीव में सांसें नहीं चलें, तो मरे हुए के समान। अर्थात जिन व्यक्तियों की संस्कृति नहीं है, वो व्यक्ति नहीं है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क होता है, उनका दिमाग होता है। अर्थात हम क्या करते हैं अपने दिमाग से, राष्ट्र को कैसे निर्माण करते हैं, कहीं पेड़ पौधे लगाते तो कहीं यही तो हमारा दिमाग है। तो जो उनकी संस्कृति है, जो दिखाई देती है, वो उनका मस्तिष्क होता है, किन व्यक्तियों में कितना ज्ञान है, वो संस्कृति के द्वारा हमें दिखाई देती है। संस्कृति के विकास और अभिनव के द्वारा ही राष्ट्र का विकास संभव है। जब हमारी संस्कृति का विकास होगा, तब हमारे राष्ट्र का विकास होगा। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान होता है। अर्थात राष्ट्र के सामने भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन की संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं, अर्थात भूमि और जन संस्कृति से अलग कर दिए जाएं, तो उस राष्ट्र का हमें लुप्त समझना चाहिए। अर्थात वो राष्ट्र फिर राष्ट्र नहीं रह जाएगा। जीवन के बिटप का पुष्प संस्कृति है। अर्थात हमारे जीवन का जो फूल लगना है, वो क्या है, संस्कृति है। जीवन का फूल क्या होता है बच्चों, संस्कृति होता है। अर्थात रात एक पौधा लगाते हैं, उसको सींचते हैं और उसकी कल्पना करते हैं उसका पुष्प कब आए। इसी प्रकार पृथ्वी हो गई, व्यक्ति हो गए, और जो उनकी संस्कृति है वह उस बिटप के पुष्प की भांति होती है। और आगे कहते हैं, संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य यश अंतर्निहित होता है। उस संस्कृति के ही सौरभ में, उसकी शोभा में व्यक्तियों के जीवन का सौंदर्य होता है, उनका यश, उनकी कीर्ति छुपी होती है। और ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति से मिलती है। अर्थात जो ज्ञान और कर्म के क्षेत्र में जो भी रचा जाता है, ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक, ज्ञान के द्वारा हम जो कर्म करते हैं, उसी से हमारे राष्ट्र का विकास होता है। जीवन के विकास की युक्ति संस्कृति के रूप में प्रकट होती है। अर्थात ज्ञान और कर्म के द्वारा ही संस्कृति दिखाई देती है, सामने प्रकट होती है। प्रत्येक जाति अपनी अपनी विशेषताओं के साथ इस युक्ति के निश्चित कर सकती है कि उसमें प्रेरित संस्कृति का निवास होती है। इस दृष्टि से प्रत्येक जन को अपनी अपनी भावना के अनुसार पृथक पृथक संस्कृतियों में विकसित होना चाहिए। अर्थात लोग अपने अपने मन के, अपने अपने दिमाग के अनुसार अलग अलग संस्कृतियां बना लेते हैं, परंतु उन सबका आधार पारस्परिक सहिष्णुता और समन्वय पर निर्भर करता है।
भले ही अलग अलग संस्कृति होती हैं, पर सबका आधार, सबका कर्तव्य एक ही होता है कि दूसरों को दुख ना देना, सबकी हर प्रकार से मदद करना। और आगे कहते हैं, जंगल में जिस प्रकार अनेक लता वृक्ष वनस्पति अपने अभ्युदय से भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मेलन से अवरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृति के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र बनते हैं। जंगल में कितने प्रकार के पेड़ पौधे नहीं होते हैं, कोई नीम का वृक्ष होता है तो कोई आम का वृक्ष होता है, लेकिन सबका काम एक ही होता है, पृथ्वी की शोभा बढ़ाना, हमें ऑक्सीजन देना, हमें लकड़ी प्रदान करना, हमें औषधियाँ देना। इसी प्रकार राष्ट्र में अनेक प्रकार की सभ्यताएं होती हैं, पर सबका कार्य एक जैसा होता है, राष्ट्र की उन्नति करना। जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां भी राष्ट्रीय संस्कृति का समन्वय करती हैं। अर्थात हजारों नदियां मिलकर जिस प्रकार समुद्र में समा जाती हैं, उसी प्रकार अनेक संस्कृतियां मिलकर एक राष्ट्र का निर्माण करने लगती हैं। समन्वय जीवन में राष्ट्र का सुखदायी रूप है। और आगे कहते हैं, समन्वययुक्त यानी सब में समानता समन्वययुक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है। अगर वो राष्ट्र सुखी है तो उसमें समन्वय होना आवश्यक है, एकता होना आवश्यक है। साहित्य, कला, नृत्य, गीत, अमूर्त प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। देखो बच्चों, कोई साहित्य के रूप में प्रकट करता है अपने राष्ट्र अपनी सभ्यता को, है ना, तो कोई कला के रूप में प्रकट करता है, कोई डांस के में, तो कोई गीत गाकर अपनी अपनी सभ्यता, बुंदेली गीत होते हैं, हरियाणवी गीत, अलग अलग गीत होते हैं ना, तो वो अपने अपने प्रकार से उस राष्ट्र को मस्तिष्क जो उसके भाव हैं उसको सबके सामने व्यक्त करता है। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद है वह इन विविध साकारों में होता है। अर्थात आत्मा से जिस व्यक्ति को आनंद मिलता है, जिससे उसे खुशी प्रकट होती है, वह सभ्यता में सामने आती है। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति बाहरी लक्षण दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद दृष्टि उसमें एक सूत्रता होती है। मतलब बाहर अलग अलग संस्कृति होती है, अलग अलग अपने अपने नृत्य होते हैं, अलग अलग सब होता है, लेकिन सबकी भाव एक ही होता है। जो व्यक्ति सहृदय और प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है, इसी प्रकार उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए लोगों के राष्ट्रों में के लिए स्वास्थ्यकर होती है। अर्थात सबके अंदर एक उदार भावना होनी चाहिए, सबके प्रति दूसरों की सहायता की भावना होनी चाहिए, यही व्यक्ति की संस्कृति कहलाती है। गाँव और जंगलों में स्वच्छंद जन्म लेने वाले लोकगीतों में, तारों के नीचे विकसित लोक कथाओं में संस्कृति का अमित भंडार भरा हुआ है। अर्थात गाँव में लोग अलग अलग गीत गाते हैं, शहरों में अलग अलग गीत गाते हैं, एक राज्य में अलग गीत गाते हैं तो दूसरे राज्य में अलग गीत गाते हैं, लेकिन उसमें उसकी संस्कृति छुपी होती है। गांव के लोगों के अपने गीतों में उनकी संस्कृति छुपी होती है, जहाँ से आनंद की भरपूर मात्रा प्राप्त होती है। वो अपने गीत भले ही एक दूसरी सभ्यता वाले को उसके गीत समझ में ना आए, पर इस सभ्यता वाले वे अपने गीतों में बड़े आनंद मगन होते हैं, उनकी प्रसन्नता उसमें दिखाई देती है। राष्ट्रीय संस्कृति के परिचय काल में उनका स्वागत करने की आवश्यकता होती है। पूर्वजों और हमें हर प्रकार से सबकी सभ्यता का स्वागत करना चाहिए, किसी भी सभ्यता का अनादर नहीं करना चाहिए, तब हमारी राष्ट्र की संस्कृति का निर्माण होगा। पूर्वजों के चरित्र, धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो भी पराक्रम किया है हमारे पूर्वज, जैसे राम हुए, कृष्ण हुए, अल्लाह हुए, ईसा मसीह हुए, जितने भी हमारे पूर्वज हुए, जितने भी सभ्यताओं के हुए, उन्होंने कला के क्षेत्र में, वीरता के क्षेत्र में जो भी कार्य, कितने कार्य नहीं किए हैं, ये सभी उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं, क्योंकि वो हमारा गौरव होता है कि हमारे पूर्वज ऐसे रहे जिनकी वजह से आज हम ऐसे हैं, और उसके तेज को हम अपने भावी जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं। जैसा उनमें तेज था महाराणा प्रताप में, वैसा तेज हम अपने अंदर भरना चाहते हैं। यही राष्ट्र संवर्धन का स्वाभाविक प्रकार है, जहाँ अतीत वर्तमान के लिए भारपूर्ण नहीं होता है। अर्थात जो हमारा बीत चुका है वो समय, वो वर्तमान जो पीढ़ी है उसके लिए भार नहीं बनता, बोझ नहीं बनता, और जहाँ भूत वर्तमान को जकड़ कर नहीं रखना चाहता, अर्थात जो भूतकाल है वो वर्तमान को जकड़ कर नहीं रखना चाहता। हमारे जो पूर्वज हुए उन्होंने ऐसे कार्य किए हैं कि हमारा भविष्य अच्छा बन सके, तो इस प्रकार वरन अपने वरदान से पुष्ट करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है। हम उस राष्ट्र का स्वागत करते हैं, ऐसे राष्ट्र का हम हमेशा स्वागत करते हैं जिस राष्ट्र में भूतकाल अपने भविष्य, भूतकाल में जो भी कार्य किए गए हैं वो ये चाहता है आज यदि हम वर्तमान में जो कार्य कर रहे हैं ना, तो हम ये सोच के करते हैं कि भविष्य में फायदा होगी इस कार्य से, भविष्य जो हमारी भविष्य की पीढ़ी होगी उनके लिए लाभ होगा। तो इस प्रकार हम ऐसे राष्ट्र का हृदय से स्वागत करते हैं। बच्चों, जहाँ भी आपको जो समझ में ना आया हो कमेंट करके बताएं, और जब हम इसकी क्वेश्चन आंसर की वीडियो डालेंगे तो उसमें भी एक बार इसका अर्थ बता देंगे। धन्यवाद सभी बच्चों के लिए, धन्यवाद।